आज के चैप्टर का नाम है संविधान सभा की फॉर्मेशन और उसने क्या जो है कार्य किया। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा ने क्या कार्य किया और संविधान सभा का कैसे गठन हुआ। ठीक है, तो भाई देखो ये जो है हमारे देश का संविधान है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और ये जो है किस तरह का संविधान हमारे देश का, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। दो तरह के संविधान हो सकते हैं, रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। ठीक है, हर एक देश का जो है अपना अलग अलग संविधान होता है। ये किसका है, इंडिया का संविधान है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये संविधान जो है कब से लागू है, तो कब से लागू है संविधान, 26 जनवरी 1950 से जो है ये संविधान लागू है और 1946 में जो है ये संविधान बनना शुरू हुआ था। ठीक है, ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि संविधान क्यों जरूरी है हमारे देश के अंदर, क्यों किसी देश के अंदर संविधान की जरूरत पड़ती है। तो बताओ क्यों जरूरत पड़ती है, शक्तियों को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, मनोहर लाल खट्टर की कितनी शक्तियां, खट्टर सरकार की, हरियाणा सरकार की, ये बताने के लिए। सेंटर में मोदी सरकार की क्या शक्तियां हैं, ये बताने के लिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट क्या कार्य करेगी, हाई कोर्ट क्या कार्य करेगी, लोअर कोर्ट क्या कार्य करेगी, राष्ट्रपति को क्या काम करना है और उपराष्ट्रपति को क्या काम करना है, स्टेट में गवर्नर को क्या काम करना है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल को क्या काम करना है, इन सब को क्या काम करना है, ये जो है कौन बताएगा, हमारा संविधान बताएगा। ठीक है, अगर संविधान नहीं होगा तो सिचुएशन बड़ी जो है खराब हो जाएगी। इमेजिन करो कि अगर मनोहर लाल खट्टर अगर ये चाहें कि यूएस के साथ कोई डील करें, तो ऐसा पॉसिबल है, नहीं है। फॉरेन के साथ डील करना किसका काम है, सेंटर का काम है, मोदी गवर्नमेंट का काम है। ठीक है, अगर मोदी सरकार चाहे कि भाई लैंड पे जो है कुछ जो है या एग्रीकल्चर पे कुछ जो है कानून बनाए, तो ये किसका काम है, खट्टर सरकार का काम है, लैंड और एग्रीकल्चर का। ये मोदी सरकार का काम नहीं है। ये सारी चीज़ों को कौन डिफाइन करता है, हमारा संविधान जो है डिफाइन करता है। ठीक है, तो पहला जो है हमारा टॉपिक आज का हम पढ़ते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। तो लिखो, पहला हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा का गठन। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा का गठन। कैसे जो है हमारी संविधान सभा का गठन हुआ। देखो 1930s में जो 1930 के दौर में भारत जो है गुलाम था अंग्रेजों का। ठीक है, पता होगा आप लोगों को। उस टाइम पे जो है अलग अलग डिमांड उठ रही थी और एक ऐसी डिमांड उठी कि हमारे देश में जो एक संविधान सभा का जो है गठन होना चाहिए। ठीक है, अंग्रेज जो है भारतीयों के लिए अलग अलग जो है कानून बना रहे थे, संविधान का भी जिक्र चल रहा था। अंग्रेज बोल रहे थे कि संविधान का निर्माण करते हैं लेकिन हम निर्माण करेंगे, लेकिन कुछ एक लोगों ने कहा कि हमारा संविधान का निर्माण जो हम खुद करेंगे। ठीक है, तो ये जो है सबसे पहले ये एडवाइस किसने दिया, तो लिखो, एक कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय, एम.एन. रॉय। और एक पार्टी थी स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी। एम.एन. रॉय जो है कम्युनिस्ट पार्टी के जो है लीडर थे और स्वराज पार्टी, इन दोनों ने जो है एडवाइज किया टू फॉर्म कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, टू फॉर्म कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर एम.एन. रॉय और स्वराज पार्टी जो है एक अलग पार्टी, इन दोनों ने जो सबसे पहले आइडिया दिया हमको संविधान सभा बनाने का। ठीक है, या आप लिख सकते हो गेव आइडिया टू फॉर्म कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हमको एक आइडिया दिया संविधान सभा का गठन करने का। और 1935 के अंदर जो है कांग्रेस ने इस आइडिया को जो है एक्सेप्ट भी कर लिया। हाँ भाई, इसको हम अपनी डिमांड में रखेंगे, भारतीयों की संविधान सभा भारतीय ही बनाएंगे, ये कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, 1935 के बाद जो है 1939 का दौर आ गया। 1939 में भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया।
1939 से 1945 तक जो है दूसरा विश्व युद्ध चला। और दूसरे विश्व युद्ध के समय जब एक तरफ से जो है सुभाष चंद्र बोस जो है ईस्ट की तरफ से जो है आगे बढ़ रहे थे और अंग्रेज जो है कमज़ोर पड़ रहे थे, और जो सरकार जो है लग रहा था कि वो ब्रिटेन में सरकार बदलने वाली है, तो अंग्रेज़ों को लग गया कि अब ज़्यादा दिन जो है हम भारत पे जो है शासन नहीं कर सकते, अब जो है कुछ टाइम के बाद जो है भारतीयों को जो है सत्ता को सौंपना पड़ेगा। तो वही अलग अलग जो है कंडीशन जो है वो आने लगी। हमें ये जो पता फाइनल हो गया कि भारत जो आने वाले टाइम पे आज़ाद होगा, लेकिन किन शर्तों पे आज़ाद होगा ये अभी जो है फाइनल नहीं हो पाया था। ठीक है, अलग अलग जो है कमेटियाँ बनने लगी, अलग अलग जो है हम अंग्रेज जो हमको शर्तें देने लगे, तो अलग अलग जो है मिशन जो है भारत के अंदर आने लगे। तो अलग अलग कमेटियाँ अंग्रेज बनाते थे और भारत भेज देते थे कि भाई इन कंडीशन को आप एक्सेप्ट कर लो और आज़ाद हो जाओ। ठीक है, अलग अलग जो है मिशन आए, जैसे एक जो है अगस्त 1940 के अंदर जो है एक अगस्त ऑफर आया अंग्रेजों की तरफ से। उसके बाद जो है 1942 में क्रिप्स मिशन आया, क्रिप्स मिशन आया, और 1946 के अंदर जो है एक कैबिनेट मिशन प्लान आया, कैबिनेट मिशन प्लान आया। तो भारत कैसे आज़ाद होगा, किन कंडीशन पे आज़ाद होगा, ये जो है ये मिशन बताते थे, कमेटियाँ बताती थी। और अगस्त ऑफर पे हमारी सहमति नहीं बनी, क्रिप्स मिशन पे हमारी सहमति नहीं बनी, लेकिन सहमति हमारी किस पे बनी, कैबिनेट मिशन प्लान पे हमारी सहमति बन गई। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछें कि संविधान सभा का गठन जो है किसके तहत किया गया था, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत जो है संविधान सभा का गठन किया गया था। तो लिखो अगला हमारा पॉइंट होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फॉर्म्ड ऑन बेसिस ऑफ, किसके बेस पे फॉर्म की गई, कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत जो है हमारी संविधान सभा का गठन किया गया। ठीक है भाई, तो दो क्वेश्चन हमारे जो है यहाँ से निकल गए। एक तो एम एन रॉय स्वराज पार्टी ने जो है संविधान सभा के लिए एडवाइस किया, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो फॉर्मेशन किस मिशन के तहत हुई, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हुई। ठीक है, क्या था भाई इस कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर, ये देखते हैं। इसमें कहा गया कि हर 10 लाख आदमियों पे एक सीट जो है अलॉट की जाएगी। जैसे अभी आप देखते हो जब एमपी के इलेक्शन होते हैं तो 10 लाख लोगों पे एक सीट जो है अलॉट की जाती है। तो पहली कंडीशन क्या थी, 1 सीट इज अलॉटेड पर 10 लाख, 1 सीट इज अलॉटेड पर 10 लाख पीपल, एक जो मिलियन आदमी थे उन पे एक सीट अलॉट की गई। दूसरी कंडीशन क्या थी भाई, दूसरी कंडीशन थी कि जो भी ये सीटें थी इनको 3 जो हैं कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। कौन कौन सी वे कैटेगरीज थी, मुस्लिम, सिख और जनरल। ठीक है, लिखो डिवाइडेड इनटू सीट्स, डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, 3 कैटेगरीज में जो है सीट्स को डिवाइड किया गया। 3 कैटेगरीज कौन कौन सी थी, मुस्लिम, सिख एंड जनरल में इन सीटों को डिवाइड किया गया। तीसरी कंडीशन क्या थी भाई, इन्होंने कहा कि भाई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होंगे, इनडायरेक्ट इलेक्शन होंगे। ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन कैसे होते हैं, ऐसे इलेक्शन जिनमें आम आदमी वोट नहीं डालता, वो कैसे इलेक्शन होते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन। जैसे एमएलए की इलेक्शन होते हैं, हम वोट डालते हैं, किस तरह के इलेक्शन है, डायरेक्ट इलेक्शन है। ठीक है, उसके बाद एमपी के इलेक्शन में हम वोट डालते हैं, किस तरह के इलेक्शन है, डायरेक्ट इलेक्शन है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट डालते हैं, हम नहीं डालते, तो किस तरह के इलेक्शन है, इनडायरेक्ट इलेक्शन है। राज्यसभा के मेंबर के इलेक्शन होते हैं, उसमें वोट डालते हैं, नहीं डालते हैं, कैसे इलेक्शन है, इनडायरेक्ट इलेक्शन है। तो उन्होंने कहा कि जो संविधान सभा जो गठन होगी, जो संविधान सभा के जो मेंबर होंगे उनके इलेक्शन कैसे होंगे, इनडायरेक्ट होंगे, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होंगे, इनडायरेक्ट इलेक्शन होंगे। कौन इलेक्शन करेंगे, जो स्टेट के जो एमएलए हैं, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर हैं, वो इनका इलेक्शन करेंगे। ठीक है, आम आदमी वोट नहीं डालेगा, जो स्टेट के अंदर जो एमएलए हैं वो वोट डालेंगे। तो लिखो इनडायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन बाय प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रोविंशियल
लेजिस्लेटिव असेंबली। इनडायरेक्ट इलेक्शन होंगे। कौन इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगी। ठीक है, ब्रैकेट में लिख सकते हो टोटल जो है 389 सीट जो है वो पूरे देश के अंदर बनाई गई। 389 जो है वो सीटें पूरे देश के अंदर बनाई गई। ठीक है भाई। अब भाई कंडीशन भी डिसाइड होगी भी किस कंडीशन पे जो है विधानसभा बनेगी। अब क्या रह गया था? इलेक्शन होना रह गया था। तो लिखो जुलाई अगस्त 1946 के अंदर जो है इलेक्शन होते हैं। जुलाई अगस्त 1946 के अंदर जो है इलेक्शन हुए। जुलाई अगस्त 1946 इलेक्शन वॉज हेल्ड और करीब जो है 208 सीटें इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिली। करीब जो है 73 सीटें जो हैं वो मुस्लिम लीग को मिली। मुस्लिम लीग। और जो प्रोविंसेस थी, जो रियासतें थी, उनको कहा गया कि भाई आपका इलेक्शन नहीं होगा, आप जो है ना अपना मेंबर ऐसे ही नॉमिनेट कर दो। लेकिन इन्होंने कहा कि जो है हम जो है कैबिनेट मिशन प्लान को ही नहीं मानते। ठीक है, तो इन्होंने जो है हाथ खड़े कर लिए, बोले कि हम जो है पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो जुलाई अगस्त 1946 में जो है इलेक्शन हो गए। इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो है विधानसभा के अंदर बहुमत मिल गई। ठीक है भाई, तो दोबारा रिवाइज करते हैं क्या क्या हमने पढ़ा, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। एमएन रॉय और स्वराज पार्टी ने जो है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि किसने जो एडवाइस किया विधानसभा बनाने के लिए, एमएन रॉय एंड स्वराज पार्टी ने एडवाइस किया। विधानसभा का गठन किस प्लान के तहत किया गया? कैबिनेट मिशन प्लान के तहत किया गया। एक सीट 10 लाख आदमियों पे अलॉट की गई। 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया सीटों को, मुस्लिम, जनरल और सिख। डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुए, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए। एमएलएज ने जो है हमारे वोट डाली, जो स्टेट के प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर थे। जुलाई अगस्त 1946 में इलेक्शन हुआ। टोटल सीटें कितनी थी? 389 थी। ठीक है, सबसे बहुमत किसको मिला? इंडियन नेशनल कांग्रेस को 208 सीटें मिली और 73 सीटें किसको मिली? मुस्लिम लीग को मिली। ठीक है, और जो हमारी जो रियासतें थी उन्होंने जो है पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक है, कोई डाउट इसके अंदर? ठीक है भाई, अगला हम टॉपिक करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा तो भाई संविधान सभा ने जो है अब गठन हो गया। अब अगला काम क्या होगा? अगला जो स्टेप क्या होगा? संविधान सभा काम करेगी। ठीक है, तो अगली हेडिंग डालिए वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अगली हेडिंग डालिए वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा ने जो है क्या कार्य किया इसके अंदर हम जिक्र करेंगे। ठीक है, तो एक साइंटिफिक तरीके से जो है हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारी कोशिश रहती है जो साइंटिफिक तरीके से पढ़ाया जाए, सिंपल पढ़ाया जाए, इफ़ेक्टिव पढ़ाया जाए। ठीक है, तो आप देखना कि जो 99% स्टूडेंट घर पे पढ़ते हैं वो फैक्ट पढ़ते हैं, जो जैसे आपको एरिहंत की फैक्ट पढ़ लिए। ठीक है, फैक्ट ज़्यादा दिन तक याद नहीं रहते, मैक्सिमम आपको 10 दिन 15 दिन तक याद रह जाएंगे। ठीक है, जबकि एक स्टोरी जो है वो आपको लाइफ टाइम तक याद रहती है। ठीक है, आप कभी भी ज़िंदगी में आपके माता पिता ने स्टोरी सुनाई होगी बचपन में, तो कभी आप जो है स्टोरी को नहीं भूलते। ठीक है, स्टोरी आपको हमेशा याद रहती है। तो इसी तरीके से हम जो है क्लास में कोशिश करते हैं जो है चीज़ों को स्टोरी की तरह जो हम लेके चलते हैं। ठीक है, जो आपकी जो चीज़ें जैसे शुरुआत में क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। ठीक है, तो स्टोरी की तरह चलेंगे तो आपको ज़्यादा दिन तक जो है दिमाग में वो चीज़ बैठी रहेगी, और जो आपके फैक्ट हैं उनको जो हम ट्रिक के जो है वे में जो है हम कवर करेंगे। ठीक है, तो अगला हमारा टॉपिक है संविधान सभा ने कैसे कार्य किया। वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो पहला पॉइंट लिखिए 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को जो है पहली मीटिंग हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली।
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो है फर्स्ट मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि पहली बैठक कब हुई इस विधानसभा की, 9 दिसंबर 1946 को जो है पहली बैठक हुई, 9 दिसंबर 1946 को। अब भाई बैठक कोई हो रही है, करीब जो है 300 मेंबर जो है बैठक में बैठे हैं, तो कोई ऐसा आदमी चाहिए जो भाई उसको जो है उसको प्रेजाइड कर सके, कुर्सी पे बैठ सके, कोई ऐसा आदमी हमको चाहिए। ठीक है, मान लो आप 50 आदमी बैठे हो, लेकिन एक आदमी तो ऐसा चाहिए जो मेन चेयर पे बैठे, जो सबको कोऑर्डिनेट कर सके। ठीक है, तो एक सबसे बुजुर्ग आदमी थे विधानसभा में, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, उनको कहा गया कि आप जो है टेम्पररी प्रेसिडेंट बन जाइए विधानसभा के। तो लिखो, सच्चिदानंद सिन्हा वॉज मेड टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सच्चिदानंद सिन्हा टेम्पररी वॉज मेड टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। विधानसभा का जो है इनको टेम्पररी प्रेसिडेंट जो है इनको बनाया गया विधानसभा का। ठीक है भाई, टेम्पररी शब्द याद रखना, टेम्पररी बनाया गया, परमानेंट नहीं बनाया गया। ठीक है, परमानेंट अब किसको बनाया गया, परमानेंट वो बनेगा जो इलेक्शन होगा परमानेंट का। ठीक है, ये जो बुजुर्ग आदमी थे, कुछ देर के लिए इनको कुर्सी में बिठा दिया, लेकिन परमानेंट के लिए क्या होगा, इलेक्शन होगा। ठीक है, तो लिखो, इसके बाद इलेक्शन हुआ प्रेसिडेंट के लिए। जो जितने भी मेंबर हमारे बने थे विधानसभा के 300 कुछ मेंबर बने थे, इनका जो है इनमें इलेक्शन करवाया गया और उसके बाद प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया गया। तो लिखो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड H.C. मुखर्जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड H.C. मुखर्जी। राजेंद्र प्रसाद को जो है इलेक्ट किया गया, इलेक्टेड प्रेसिडेंट, और H.C. मुखर्जी को जो है इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट जो है वो बनाया गया। ठीक है, तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि पहले जो है इलेक्टेड प्रेसिडेंट कौन है विधानसभा के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है भाई, अगला चीज क्या हुई भाई इस विधानसभा में, 13 दिसंबर 1946 को जो है जवाहरलाल नेहरू ने जो एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया। जवाहरलाल नेहरू ने कुछ पेज जो है पेश किए, उसके अंदर लिखा था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के अंदर कि हमारा संविधान जो है कैसा बनेगा। ठीक है, एक आधारशिला जो है वो बताएगी, जैसे कुछ भी हम बिल्डिंग बनाते हैं तो सबसे पहले एक नक्शा बनाते हैं ना, तो वही एक नक्शा जो है जवाहरलाल नेहरू ने जो है पेश किया, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। तो लिखो, ऑन 13 दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू प्रेजेंटेड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। जवाहरलाल नेहरू प्रेजेंटेड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। 13 दिसंबर 1946 को जो है जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है वो पेश किया। ठीक है, क्या था वही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में बताया गया कि हमारा जो संविधान जो है, हमारा देश सोवराइन होगा, स्वतंत्र रहेगा, हमको सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल न्याय जस्टिस हमको मिलेगा, हमारा देश जो है किसी का गुलाम बन के नहीं रहेगा, हमारे देश में जो है माइनॉरिटीज़ का, SC STs का जो है वो ध्यान रखा जाएगा। ये काफ़ी सारी चीज़ जो है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में बताई गई। ये बताया गया कि हमारा जो संविधान जो है ओवरऑल किस तरह का होगा। ठीक है, तो ये भाई हमारा जो है हमने वर्किंग की बात की। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई, सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया गया, राजेंद्र प्रसाद और H.C. मुखर्जी को इलेक्टेड प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया, और 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया। ठीक है, अगला जो टॉपिक हम पढ़ते हैं, एक चीज़ मेरे को ये बताओ, क्या भारत अभी जो है वो जो है स्वतंत्र हो चुका है? अभी 1946 के अंदर स्वतंत्र हो चुका है? नहीं हुआ है।
तो क्या ये जो संविधान सभा है या अभी भी गुलाम है जो है अंग्रेजों की? बताओ, अभी भी गुलाम है अंग्रेजों की? अभी भी गुलाम है, ठीक है, स्वतंत्र नहीं है। संविधान सभा अंग्रेजों के अंडर काम कर रही है। तो अगला मेजर चेंज क्या होता है? भारत आज़ाद हो जाता है। तो हम देखेंगे अगले हमारे टॉपिक में हम देखेंगे, तो भारत को जब आज़ादी मिलती है तो उसका इफेक्ट जो है संविधान सभा पे क्या पड़ा। तो अगला आप टॉपिक हेडिंग डालिए, चेंजेस बाय इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। अगला आप जो है हेडिंग डालिए, अगली हेडिंग डालिए आप चेंजेस बाय, अगली हेडिंग डालिए चेंजेस बाय इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 से जो है संविधान सभा में जो है क्या क्या जो है मुख्य बदलाव आए, ठीक है। फरवरी 1947 के अंदर जो है ब्रिटेन में सरकार बदल चुकी थी, ठीक है। ब्रिटेन में जो है वर्ल्ड वॉर के बाद जैसे दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, इलेक्शन हुए और सरकार जो है बदल चुकी थी। नई जो सरकार थी वो चाहती थी कि भारत आज़ाद हो, ठीक है। अब आज़ादी का रास्ता साफ हो गया, जो ब्रिटेन की सरकार ही चाह रही है। तो फरवरी 1947 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि भारत को जो है हम आज़ाद कर देंगे और 5-6 महीने में, ठीक है। जैसे ये घोषणा की तो इंडिया में जो मुस्लिम थे जो चाहते थे पाकिस्तान की फॉर्मेशन हो, उन्होंने आंदोलन करने शुरू कर दिए कि भाई आप जो है बिना पाकिस्तान को क्रिएट किए भारत से नहीं जा सकते, पहले आप पाकिस्तान को बनाओ, उसके बाद आप जो है भारत से वापस जाओ, ठीक है। आंदोलन शुरू हो गए पूरे देश के अंदर और फिर से जो है एक प्लान जो है हमने एक्सेप्ट किया जिसको हम बोलते हैं माउंटबेटन प्लान, ठीक है। तो लिखो 3 जून प्लान भी बोलते हैं, 3 जून प्लान और माउंटबेटन प्लान भी बोलते हैं, माउंटबेटन प्लान। ये प्लान जो है जो भारत के लीडर थे और पाकिस्तान के जो है लीडर थे, मुस्लिम जो लीडर थे मुस्लिम लीग के, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। और इस प्लान के तहत जो है भारत को 2 देशों में डिवाइड किया गया कर दिया, भारत और पाकिस्तान, ठीक है। तो इंडिया और पाकिस्तान एक नहीं रहा, जो ब्रिटिश इंडिया था अब वो इंडिया एंड पाकिस्तान के अंदर जो है वो डिवाइड हो गया माउंटबेटन प्लान के तहत। और इसके बाद भाई क्या होना था, ऐसे ही जो है आज़ाद नहीं हो सकते। ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने जो एक कानून पास किया जिसको हम बोलते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जो है वो लाया गया ब्रिटेन की पार्लियामेंट में। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जो है वो ब्रिटेन की पार्लियामेंट में लाया गया और इसको पास कर दिया गया। जैसे ही जो है इसको पास कर दिया गया तो भारत की जो है आज़ादी की तरफ जो है एक बड़ा कदम भारत ने बढ़ाया और 15 अगस्त 1947 को जो है दोनों देशों को जो है वो अलग अलग कर दिया गया और ब्रिटेन जो है भारत से चला गया, ठीक है। तो हमारा टॉपिक है क्या क्या बदलाव हुए संविधान सभा के अंदर भारत के आज़ाद होने से, ठीक है। तो 3 मुख्य बदलाव हुए। पहला बदलाव क्या था? पहला बदलाव लिखो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिकम सोवराइन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिकम सोवराइन। सोवराइन का मतलब होता है स्वतंत्र, इसका मतलब होता है स्वतंत्र। सोवराइन बन गई, संविधान सभा जो है वो स्वतंत्र बन गई। पहले संविधान सभा गुलाम थी, अब आज़ादी के बाद क्या हो गया, संविधान सभा क्या हो गई, स्वतंत्र हो गई। तो स्वतंत्र होने का क्या मतलब है भाई? स्वतंत्र होने का मतलब है कि हम कोई भी कानून को, जो ब्रिटेन वालों ने भी कोई कानून बनाया है उसको भी हम डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, जो हमारा मन चाहे वो हम कर सकते हैं, ठीक है। पहला संविधान सभा आज़ाद हो गई। दूसरा क्या मेन चेंज आया भाई इसके अंदर? दूसरा चेंज आया कि संविधान सभा में एक पार्लियामेंट भी बन गई। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिकम पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिकम पार्लियामेंट। संविधान सभा जो है अब एक पार्लियामेंट भी बन गई, संसद भी बन गई संविधान सभा,
ठीक है। तो संविधान सभा और संसद में क्या फर्क है भाई? देखो ये तो हमारा जो एक संविधान है, ठीक है, संविधान को कौन बनाता है? संविधान सभा ने बनाया था। संविधान को 1946 में बनाना शुरू किया था, 50 में बन गया था, ठीक है, और दोबारा आज के तक जो संविधान सभा का गठन नहीं किया गया, ठीक है। और एक चीज होती है संसद। संसद क्या करती है? संसद जो है कानून बनाती है। जैसे आपका फार्मर के कानून है जिसपे सरदार और जो है हरियाणा वाले अड़े हुए हैं, ठीक है, ये क्या है? कानून है, ये संविधान नहीं है, ये क्या है? कानून है। जैसे आपका मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, आपके चालान के जिसने रेट बढ़ाई, ये क्या है? कानून है, ठीक है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जिसने के कारण जो मुस्लिम भड़के थे, ठीक है, ये क्या है? कानून है, ठीक है। और ये हमारा क्या है? संविधान है। सबसे ऊपर क्या आता है हमारे देश के अंदर? संविधान होता है, फिर जो है कानून होते हैं, ठीक है। कानून को पार्लियामेंट बनाती है, ठीक है, और संविधान जो है ये बताता भी देश कैसे चलेगा, ठीक है। तो अब जो है संविधान सभा जो है अब एक पार्लियामेंट भी बन गई। इसका मतलब क्या है? अब ये संविधान तो बनाएगी, साथ ही साथ जो है ये छोटे मोटे कानून भी ये बनाएगी, ठीक है। तो जो संविधान सभा के प्रेसिडेंट कौन थे भाई? बताओ। संविधान सभा के प्रेसिडेंट कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। और जब सेम आदमी, मान लो संविधान सभा जब पार्लियामेंट की तरह भी काम करेगी, अगर जब सेम आदमी जब पार्लियामेंट की तरह काम करती थी संविधान सभा, तो इसके प्रेसिडेंट कौन बन गए? इसके प्रेसिडेंट बन गए जीवी मावलंकर। तो लिखो जीवी मावलंकर। तो हमारी फर्स्ट पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट कौन थे? जीवी मावलंकर। तो सेम आदमी जब जो है जो संविधान सभा की तरह काम करते हैं, तो इसके प्रेसिडेंट कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। और सेम आदमी जब पार्लियामेंट की तरह काम करते तो इसके प्रेसिडेंट कौन थे? जीवी मावलंकर। सीवी नहीं, जीवी मावलंकर, ठीक है। तीसरा मुख्य बदलाव क्या हुआ भाई? इसके बाद तीसरा मुख्य बदलाव क्या हुआ? एक तो संविधान सभा स्वतंत्र बन गई, एक संविधान सभा पार्लियामेंट बन गई, और तीसरा बदलाव क्या होगा? जो मुस्लिम लीग के मेंबर थे जो संविधान सभा में, वो भारत में नहीं रहेंगे, वो कहाँ पे चले गए? पाकिस्तान चले गए। तो लिखो अगला बदलाव, लिखो मुस्लिम लीग ड्रू फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मुस्लिम लीग जो है मुस्लिम लीग जो है एग्जिटेड फ्रॉम, या मुस्लिम लीग ड्रू फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा से जो है मुस्लिम लीग के मेंबर चले गए, ठीक है भाई। कोई डाउट इसके अंदर? तो तीन हमने इंपॉर्टेंट बातें करी। पहला टॉपिक हमने पढ़ा संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, ठीक है, किन शर्तों पे गठन हुआ। दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा संविधान सभा ने कैसे कार्य किया। तीसरा टॉपिक हमने पढ़ा जब भारत आज़ाद हुआ तो संविधान सभा पे क्या जो है इफेक्ट पड़ा, ठीक है। कोई डाउट इसके अंदर? ठीक है भाई। अब अगला आप हेडिंग डालिए, अगली हेडिंग डालिए इंटरिम गवर्नमेंट। अगली हेडिंग डालिए इंटरिम गवर्नमेंट। अगली हेडिंग डालिए इंटरिम गवर्नमेंट। अगला हमारा टॉपिक है इंटरिम गवर्नमेंट। अब ये मेरे को बताइए कि भाई 1947 में अंग्रेज तो चले गए, 15 अगस्त 1947 को, तो कोई तो लीडर होना चाहिए जो देश को चलाए, ठीक है। चलो संविधान सभा तो संविधान बना रही है, जब तक संविधान नहीं बनता 3 साल 2-3-4 साल संविधान को बनाने में लगे हैं, जब तक एक सरकार तो होनी चाहिए जो देश को चलाए। अंग्रेज तो नहीं रहे अब, ठीक है। मान लो किसी स्टेट में किसी सीएम को कुछ हो जाता है, डेथ हो जाती है, तो रातों रात नहीं सरकार का गठन कर दिया जाता है, क्योंकि कोई ऐसा टाइम नहीं रह सकता। हमको क्या पता किस डिसीजन को लेना पड़े, सरकार की हमेशा ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो अंग्रेज के जाने के बाद जो है हमको एक जो है कुछ लीडर चाहिए थे, कुछ एक ऐसी सरकार चाहिए थी जो जब तक संविधान ना हो, जब तक इलेक्शन ना हो, जब तक जो है काम कर सके, ठीक है। तो एक इंटरिम सरकार जो है वो बनाई गई। कहाँ से बनाई गई? जो मेंबर बनाए थे संविधान सभा के जो मेंबर थे, उन्हीं में से जो एक सरकार का गठन किया गया, ठीक है। तो आपके एग्जाम में पूछता है कि पहले भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, पहले विदेश मंत्री कौन थे, पहले जो है खाद्य मंत्री कौन थे, पहले शिक्षा मंत्री कौन थे। तो इन्हीं संविधान सभा में से जो है एक सरकार का गठन किया गया। तो लिखो कौन कौन क्या क्या बने, ये हम लिखेंगे। जवाहरलाल नेहरू जो है, जवाहरलाल नेहरू
जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया देश का, और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, विदेश मंत्री बनाया गया, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, और स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। सरदार पटेल को जो है गृह मंत्री बनाया गया, होम मिनिस्टर बनाया गया, प्लस मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सूचना मंत्री भी जो है हमारे सरदार पटेल को बनाया गया। तो अगर आपसे पूछे स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे, सरदार पटेल थे। राजेंद्र प्रसाद को फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाया गया, फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाया गया राजेंद्र प्रसाद को, फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर। राजेंद्र प्रसाद के बाद हम बात करते हैं मौलाना आज़ाद को एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, मौलाना आज़ाद थे। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं डॉक्टर बलदेव सिंह को डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया, बलदेव सिंह को डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया। अगला हम बात करते हैं बलदेव सिंह के बाद डॉक्टर अमृत कौर को जो है वो हेल्थ मिनिस्टर बनाया गया। अगर स्वतंत्र भारत की पहली हेल्थ मिनिस्टर कौन थी, डॉक्टर अमृत कौर थी। CH भाभा को कॉमर्स मिनिस्टर बनाया गया, ठीक है भाई, याद कर लोगे। ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्टर होता है जो व्यापार जो होते हैं, ठीक है। जैसे आपको जो एक सामान को एक जगह से खरीद लिया और दूसरी जगह बेच दिया, ये क्या है, कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स है। जैसे आपने जो है हरियाणा से आप जो है एक्सपोर्ट करने किसी दूसरे देश के अंदर, ये क्या है, ट्रेड एंड कॉमर्स है, ठीक है। ट्रेड एंड कॉमर्स का मिनिस्टर भी अलग होता है और फाइनेंस मिनिस्टर भी अलग होता है, ठीक है भाई। कोई डाउट है? जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री और जो है विदेश मंत्री, सरदार पटेल को गृह मंत्री और सूचना मंत्री, राजेंद्र प्रसाद को जो है खाद्य आपूर्ति मिनिस्टर बनाया गया, मौलाना आज़ाद को शिक्षा मंत्री बनाया गया, बलदेव सिंह को डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है। एक ट्रिक बताता हूँ याद करने की, ठीक है। ये तो याद कर लोगे, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, सरदार पटेल गृह मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद किस चीज़ से रिलेटेड है, खाने से रिलेटेड है, फूड से रिलेटेड है। आज़ादी किससे रिलेटेड है, एजुकेशन, जो आदमी एजुकेशन लेगा उसको क्या मिलेगी, आज़ादी मिलेगी। बलदेव सिंह, बल से क्या रिलेटेड है, डिफेंस रिलेटेड है, ठीक है। अमृत से क्या रिलेटेड है, हेल्थ रिलेटेड है, ठीक है। CH भाभा याद कर लेना। तो इन्होंने देख के नाम जो है एक डिसाइड करके जो मिनिस्टर बनाया गया है, ठीक है भाई। कोई डाउट इसके अंदर? ठीक है। ठीक है भाई, इंटरिम गवर्नमेंट जो है हमारा हो गया। अगला हमारा टॉपिक है कमेटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा की कमेटियां। अगला हमारा टॉपिक है कमेटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कमेटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कमेटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा की कमेटियाँ, संविधान सभा की कमेटियाँ, कमेटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली।
तो भाई 300 जो है आदमी मान लो काम कर रहे हैं, उनको संविधान बनाने का काम दिया गया है, जो 300 मेंबर जो हमारे संविधान सभा के हैं, तो एक साथ तो बना नहीं सकते कि भी 300 के 300 एक साथ जो संविधान बनाने में लगे हुए हैं, तो उनको जो हमको डिवाइड करना पड़ेगा, हमको कहना पड़ेगा भाई आप 5 आदमियों को ये काम करना है, 5 आदमियों को ये काम करना है, आपको जो है ये काम करना है। तो इनको जो है हमने अलग अलग कमेटियों में डिवाइड कर दिया और हर एक कमेटी को जो हमने काम सौंप दिया। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी कमेटी के जो है प्रेसिडेंट कौन थे। ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमारा जो फोकस रहता है, जो भी हम आपको टीच करेंगे क्लास के अंदर, एग्जाम स्पेसिफिक रहेगा कि क्या पढ़ाएं जिससे कि आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व हो जाएं। ठीक है, इतना हम पढ़ाते हैं स्टूडेंट को कि हर एक एग्जाम का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो आप सोल्व कर सकें। ठीक है, तो एग्जाम में पूछता है कि कौन सी कमेटी के प्रेसिडेंट कौन थे। ठीक है, तो लिखो यूनियन पावर कमेटी के प्रेसिडेंट कौन थे भाई। यूनियन पावर कमेटी के प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के प्रेसिडेंट कौन थे। ये प्रेसिडेंट की हम बात कर रहे हैं। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के प्रेसिडेंट कौन थे? कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के प्रेसिडेंट कौन थे? ये भी जवाहरलाल नेहरू थे। अगला हम बात करते हैं स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी या प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। प्रोविंशियल और स्टेट एक ही होता है। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के प्रेसिडेंट कौन थे? सरदार पटेल थे, सरदार पटेल। अगला हम बात करते हैं प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के बाद हम बात करते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के। तो पता होना चाहिए आपको, बताओ ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन थे भाई प्रेसिडेंट? ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे बताओ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट कौन थे? BR अंबेडकर थे, भीमराव अंबेडकर। और एक कमेटी थी संविधान की, कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट, कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल्स। इसके अध्यक्ष कौन थे भाई? इसके अध्यक्ष थे हमारे सरदार पटेल ही, सरदार पटेल। ठीक है भाई। एक कमेटी थी संविधान के अंदर फ्लैग कमेटी के प्रेसिडेंट कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। फ्लैग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, तो इन्हीं कमेटियों में से जो आपको पूछा जाता है। यूनियन पावर कमेटी के प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यूनियन का मतलब होता है सेंटर का जो चीज़ें हैं, जैसे सेंटर की क्या चीज़ें होती हैं, सेंटर में प्रेसिडेंट होता है, सेंटर में आपकी पार्लियामेंट होती है, तो इस चीज़ों को कौन देखेंगे? जवाहरलाल नेहरू देखेंगे। जो स्टेट की जो संविधान से रिलेटेड चीज़ें उनको कौन देखेंगे? सरदार पटेल देखेंगे। इन सबको ड्राफ्ट करने का किसका काम होगा? इन सारी चीज़ों को जो है इकट्ठा करने का किसका काम होगा? BR अंबेडकर का। जो मौलिक अधिकार और जो हमारे माइनॉरिटीज और जो हमारे अनुसूचित जाति हैं, ठीक है, तो अनुसूचित जनजाति सॉरी, इनकी चीज़ों को कौन देखेंगे? सरदार पटेल देखेंगे। और झंडे से रिलेटेड चीज़ों को कौन देखेंगे? राजेंद्र प्रसाद देखेंगे। कुछ एक और कमेटी जैसे कमेटी ऑन रूल एंड प्रोसीजर, स्टीयरिंग कमेटी, स्टेट्स कमेटी, ठीक है, एग्जाम में अभी तक नहीं आया है लेकिन पूछ ले तो इनके भी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, कोई डाउट इसके अंदर? ठीक है भाई। देखो ड्राफ्टिंग कमेटी जो है सबसे इंपॉर्टेंट थी, आपको एग्जाम में बार बार पूछता है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो है अध्यक्ष कौन थे? BR अंबेडकर थे। लेकिन ये भी पूछ लेता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के बाकी मेंबर कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के जो है बाकी मेंबर कौन कौन थे? मैंने बताई थी कमेटी जो है 5-7 लोगों की एक कमेटी होती थी, तो ये लिखो मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर जो है आपके 7 मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर, जिसके अध्यक्ष कौन थे बताओ? भीमराव अंबेडकर जिसके अध्यक्ष थे। मैंने ट्रिक बनाई इसको याद करने की, तो आपको याद रखना है मुंशी बना स्टेनो। याद कर लोगे?
मुंशी बना स्टेनो, मुंशी जो है क्या बन गया, स्टेनो बन गया। ठीक है, तो मुंशी से बना के एम मुंशी, के एम मुंशी, MUNSHI, के एम मुंशी। बी से बना BR अम्बेडकर, BR अम्बेडकर। उसके बाद एन से बना N गोपाल स्वामी अय्यर, N गोपाल स्वामी अय्यर, N गोपाल स्वामी अय्यर। ए से बना अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। एस से बना सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। टी से बना TT कृष्णाचारी, TT कृष्णाचारी, TT कृष्णाचारी। और स्टेनो के जो है एन से बना N माधव राव, N माधव राव। ठीक है, तो याद कर लोगे, मुंशी बना स्टेनो, मुंशी से क्या बना KM मुंशी, बी से क्या बना BR अम्बेडकर, एन से क्या बना N गोपाल स्वामी अय्यर, ए से क्या बना अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एस सैयद मोहम्मद सादुल्ला, TT कृष्णाचारी और N माधव राव। ठीक है, मुंशी बना स्टेनो। ठीक है भाई, कोई डाउट इसके अंदर? एक चीज याद रखना कि जो आपके के मुंशी है ये ओनली कांग्रेसियन थे, ओनली कांग्रेस मेंबर थे जो आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर थे, बाकी कांग्रेस वाले नहीं थे। ओनली जो हैं जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से बिलोंग करते थे, ओनली जो INC से बिलोंग करते थे, वो एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे के मुंशी। ठीक है, लिख लो, के मुंशी वॉज ओनली मेंबर वो बिलोंग टू इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है भाई, तो कमेटीज ऑफ जो है संविधान सभा की कमेटियां जो है हमारी कंप्लीट हुई। अगला हमारा टॉपिक है कि भाई संविधान सभा जो है, जो संविधान हमारा जो है कैसे लागू हुआ। तो अगला लास्ट हमारा टॉपिक होगा एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लास्ट हमारा टॉपिक है एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान जो है कैसे जो है वो लागू हुआ, एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आखिरी हमारा टॉपिक है एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान से रिलेटेड जो भी आप चीज़ें देखते हो तो दो चीज़ें जो हैं उसके अंदर मेन दिखाई देती हैं आपको। एक चीज़ आपको दिखाई देती है 26 नवंबर 1949, एक तारीख आपको दिखाई देती है 26 नवंबर 1949, और एक तारीख आपको जो है वो आपको पता लगती है 26 जनवरी 1950। ठीक है, तो लिखो, दो तारीखें जो हैं आपको दिखाई देती हैं जो संविधान के बारे में आप क्वेश्चन पढ़ते हो। एक तारीख है 26 नवंबर 1949 और एक तारीख है 26 जनवरी 1950। ठीक, 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था भाई? 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड, कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड। जबकि 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था भाई? कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। देखो, संविधान जो है हमारा, जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है जो केम इनटू फोर्स, केम इनटू फोर्स। अब आप पूछोगे भाई कि लागू होना और जो है एडॉप्ट होना में क्या फ़र्क है? जैसे आपका मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट है, इमेजिन करो जुलाई से जो है रेट बढ़ गए हमारे, 1 जुलाई 2019 से चालान के रेट बढ़ गए। ठीक है, लेकिन आपका जो कानून जो है वो तो 2-3 महीने पहले आ गया था। ठीक है, कानून जो है 2-3 महीने पहले ही जो है पार्लियामेंट ने, संसद ने पास कर दिया था, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए थे, लेकिन लागू कब से हुआ? 1 जुलाई 2019 से जो है लागू हुआ। ठीक है, तो इसी प्रकार जो है संविधान को एडॉप्ट कब कर लिया गया? 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट कर लिया गया, लेकिन लागू कब से हुआ? 26 जनवरी 1950 से जो है लागू हुआ। ठीक है, ये इन दोनों में फ़र्क है।
कुछ एक चीज़ें ऐसी थी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, जिनके लिए हम इंतजार नहीं कर सकते थे, वो जो है 26 नवंबर 1949 को ही लागू होगी। कौन कौन सी वो चीज़ें थी, लिख लो। आपका सिटीजनशिप नागरिकता, इलेक्शन, इमरजेंसी, इंटरिम पार्लियामेंट, ये जो सारी चीज़ें जो हैं, कुछ एक और चीज़ें थी जो इम्पोर्टेंट नहीं हैं, ये सारी जो हैं ये केम इनटू फोर्स ऑन 26 नवंबर को ही जो ये सारी चीज़ें लागू हो गई। बाकी चीज़ें कब लागू हुई? 26 जनवरी 1950 को जो है बाकी चीज़ें लागू हुई। ठीक है भाई, करीब 2 साल जो हैं संविधान को बनने में लगे, 2 साल 11 महीने, और 11 जो हैं इसके सेशन हुए। लिखो, टोटल 11 सेशन जो हैं संविधान के हुए, और संविधान करीब जो है 80,000 शब्दों से मिलके बना है। ये एग्जाम में पूछा एक बार, संविधान जो है 80,000 शब्दों से मिलके बना है। 80,000 शब्दों से, 80,000 वर्ड से मिलके बना है। ठीक भाई, कोई डाउट इसके अंदर जो भी हमने किया? क्वेश्चन देखते हैं प्रीवियस ईयर के। पहला क्वेश्चन कहता है कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड ऑन, भारतीय संविधान कब एडॉप्ट किया गया? बताओ, कब एडॉप्ट किया गया भारतीय संविधान? 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट किया गया। ये सेक्शनल ऑफिसर 2007 में पूछा गया है। फिर हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? कब लागू हुआ बताओ? 26 जनवरी 1950 को जो है भारतीय संविधान लागू हुआ। इस CPU एग्जाम 2009 में और CHSL 2016 में पूछा गया है। फिर है CPU का मतलब क्या होता है? पुलिस, दिल्ली पुलिस का एग्जाम होता है, सब इंस्पेक्टर का। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी वर्ड्स, कितने शब्दों से मिलकर बना है भारतीय संविधान? 80,000 शब्दों से मिलकर बना है। CHSL 2016 में पूछा गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले जो वित्त मंत्री कौन थे, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस कौन थे? ये लिखवाना भूल गए हम। लिखो, R.K. शनमुखम चेट्टी। R.K. शनमुखम चेट्टी जो है स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे। लिख लो, R.K. शनमुखम चेट्टी। इस पे निशान भी लगा लेना और लिख भी लो, R.K. शनमुखम चेट्टी। R.K. शनमुखम चेट्टी। अगला हमारा क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द स्कीम ऑफ, संविधान सभा किस स्कीम पे बनाई गई? कैबिनेट मिशन प्लान के तहत बनाई गई। CGL टायर 1 2013 और SSC ग्रेजुएशन लेवल 2004 में पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वॉज मूव्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसके द्वारा जो है पेश किया गया? बताओ, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इस CHSL 2016 में पूछा गया है। फिर है कमेटीज ऑन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा की कमेटियाँ। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन जो है आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ना किसी आपको YouTube की वीडियो में मिलेंगे, ना किसी किताब में मिलेंगे। तो मैंने जो है जो अपनी टीचिंग के जो दौरान जो है ये मैंने पाया कि काफ़ी सारी जो क्वेश्चन बैंक है उनमें इनको सेक्शन में अच्छी तरह डिवाइड नहीं किया गया। एक जो सिस्टमेटिक तरीके से जो इसको डिवाइड नहीं किया गया क्वेश्चन को, तो मैंने जो है काफ़ी टाइम तक मैं लगा रहा इस पे, और मैंने जो है एक ऐसा क्वेश्चन बैंक बनाया है जिसमें सेक्शन में और सब सेक्शन में जो है चीज़ों को डिवाइड किया गया है। ठीक, जैसे आपका अगर आप किसी भी क्वेश्चन बैंक को उठाओगे, पूरी इंडिया में किसी भी क्वेश्चन बैंक को उठा लो, तो उसमें आपको एक संविधान से रिलेटेड चैप्टर मिलेगा, लेकिन उसके अंदर जो है टॉपिक डिवाइड नहीं होंगे। तो ऐसा जो है मैंने कोशिश की है ऐसा करने की। अगला है कमेटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर इनमें से कौन नहीं है? राजेंद्र प्रसाद। कौन नहीं है भाई, बताओ कौन नहीं है? राजेंद्र प्रसाद। BR अम्बेडकर हैं, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर हैं, गोपाल स्वामी अय्यर हैं। कौन नहीं है? राजेंद्र प्रसाद नहीं है। CPO 2015 में पूछा गया है। चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन है भाई? कौन है ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन? कौन थे? BR अम्बेडकर थे। ठीक है, CGL 2016 में, ऊपर वाला CPO 2015 में पूछा गया। ठीक है भाई, कोई डाउट इसके अंदर?